Hello friends, I am Shashikala and you are watching your YouTube channel Josh Legal Knowledge. I hope you all are well. Today we will discuss the further topic Section 35 of Finality of Arbitral Award and Section 36 Enforcement and Section 37 of Appeal. हम आज की वीडियो में जानेंगे कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है वो फाइनल कब होता है, एनफोर्समेंट कैसे किया जाता है एंड अपील हम किस किस ग्राउंड पे कर सकते हैं, और हम एक केस लॉ से भी जानेंगे इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 35 फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। व्हेन एन आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड इट इज इन टोटली कंसर्निंग ऑल द डायमेंशन एंड इम्प्लाइज दैट नो मोर स्टेप कैन बी फर्दर टेकन बाय द आर्बिट्रल। द आर्बिट्रल अवार्ड हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द पार्टी। इसमें बता रखा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी फाइनल अवार्ड दे देता है उसे हम फाइनल अवार्ड कहते हैं। अगर उस फाइनल अवार्ड के अंदर कोई और स्टेप नहीं है हमें इम्प्लाइड करने के लिए, या कोई और स्टेप या प्रोसीजर नहीं हमें आगे करना है, तो उसको फाइनल अवार्ड घोषित कर दिया जाता है। An award by an arbitral tribunal is final when the period that is provided to make an appeal challenging the award in the court expire। इसमें बता रखा है कि फाइनल ऐसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो अवार्ड देता है उसे फाइनल कब माना जाएगा। फर्स्ट, अगर कोई अपील किया गया है, अपील जो होता है, अपील का टाइम पीरियड हमारा 120 डेज का होता है। आप जैसे कोई अवार्ड फाइनल अवार्ड आ जाए तो आप कोर्ट के अंदर अपील कब कर सकते हो, 120 डेज के अंदर। अगर वो टाइम पीरियड फिनिश हो गया है या खत्म हो गया वो टाइम पीरियड, तो ये मान लिया जाएगा कि आर्बिट्रल अवार्ड फाइनल हो गया है। एंड इन circumstances when a party has filed an application in the court challenging the award and the same get rejected। अगर पार्टी ने आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज किया है कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो भी मान लिया जाएगा कि जो अवार्ड है वो फाइनल हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 36 जो एनफोर्समेंट बताता है। एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर कोई केस आएगा तो वो कौन से लॉ को, प्रोसीजर को फॉलो करेगी, कैसे वो एनफोर्स करेगी। The regulation and execution of decree in India is regulated by the CPC 1908. While the arbitral award procedure in India is governed mainly by the Arbitration and Conciliation Act 1996 Act and the CPC। इसमें बता रखा है अगर कोई सिविल केसेस आता है तो उसका प्रोसीजर हम सिविल प्रोसीजर कोर्ट से करते हैं। वैसे ही अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कोई केस आ रहा है या कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उसे किसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। जैसे कि सीपीसी के अंदर मनी के लिए जैसे कैसे एप्लीकेशन लगाया जाता है, वैसे ही हम आर्बिट्रेशन के अंदर कैसे एप्लीकेशंस लगाया जाता है, सेक्टर का क्या प्रोसीजर होता है, तो वो सब हम आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है इसका जो डिफाइंड है अंडर चैप्टर 9 सेक्शन 37 अपील। एन अपील कब करते हैं, जब जैसे कि कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया, जो चीज हमें सही नहीं लगी, हमें लगा कि इसे कुछ और करना होगा, जो हमने कोर्ट के अंदर दोबारा एप्लीकेशन डाली थी कि हाँ इसके अंदर कुछ चेंजेस करके दे, बट वो चेंजेस करने के बाद भी हमें वो चीज ठीक नहीं लगी, तो हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सेक्शन 37 यही बताते हैं, अपील शैल लाई फ्रॉम द फ्लोइंग ऑर्डर एंड फ्रॉम no other to the court authorized by law to hear appeal from original decree of the court passing the order namely। इसमें बता रखा है कि वही अपील कोर्ट के अंदर देखे जाएंगे जो ऑर्डर्स बता रखे हैं, जो अपील्स के ग्राउंड हो सकते हैं, होने चाहिए। तो फर्स्ट जो बता रखा है, फर्स्ट के अंदर यहाँ पर ना ये सेक्शन 37 का फर्स्ट क्लोज बताता है, हियर अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री ऑफ द कोर्ट पासिंग द ऑर्डर नेम। जब लोअर कोर्ट का कोई ऑर्डर ऐसा आता है जो आपको सही नहीं लगता है या रिफ्यूज कर दिया जाता है लोअर कोर्ट के द्वारा, तो आप अपील कर सकते हैं। फर्स्ट उसका बताता है रिफ्यूजिंग टू रिफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8। इसमें यह है कि अगर रिफ्यूज कर दिया जाता है पार्टीज को कि वो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 8 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमने पढ़ा था कि पावर टू रिफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कि पार्टीज के पास पावर होती है कि वो कैसे अपना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाती है। अगर इसमें लोअर कोर्ट उनको मना कर देती है तो
पार्टीज के पास ऑप्शन होता है कि वो अपील कर सकती है। बी है ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एनी मेजर अंडर सेक्शन 9। अगर लोअर कोर्ट, इसमें यहाँ पर पहली बात तो मेन है, जो फर्स्ट क्लॉज बताता है वो कोर्ट बताता है कि लोअर कोर्ट उस चीज को रिफ्यूज कर दे तो आप अपील कैसे करेंगे। तो अगर सेक्शन 9 के अंदर हमने इंटरिम मेजर्स पढ़े थे, अगर इंटरिम मेजर्स को लेकर वो रिफ्यूज कर देता है या ग्रांट कर देता है तो आप अपील कर सकते हैं कोर्ट में। सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34। सेक्शन 34 के अंदर हमने सेट असाइड पढ़ा था। अगर इसको रिफ्यूज कर दिया गया और पार्टीज को लगता है कि हाँ हमें अपील करनी चाहिए तो वो अपील कर सकते हैं। अब जो सेकेंड, अपील शैल ऑल्सो लाइज इन टू अ कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर देता है, अगर उसमें कोई चीज हमें करेक्शन चाहिए होती है या वो चीज को रिफ्यूज कर देता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो हम कैसे कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग द प्ली रिफर्ड इन द सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 और सेक्शन 16। सेक्शन 16 का अगर वो एक्सेप्ट करता है प्ली तो हम उस बेस पर अपील कर सकते हैं। सेकेंड बताता है ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एन इंटरिम मेजर अंडर सेक्शन 17। अगर ग्रांट कर दे या रिफ्यूज कर दे इंटरिम मेजर्स को तो भी हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नो सेकेंड अपील शैल लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर पास एन अपील अंडर दिस सेक्शन बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट और टेक अवे एनी राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। आप अपील नहीं कर सकते हो अगर आपके पास से सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील पर फर्स्ट रिजेक्शन दे दी है, तो आपके पास पावर नहीं होती या राइट्स नहीं होते कि आप सेकेंड अपील करें। इसके एक केस से हम पढ़ेंगे कि अपील के अंदर कितना टाइम पीरियड है और अगर उस टाइम पीरियड के बाहर जाके कोई वर्क होता है तो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनियन वर्सेस इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस MS वरिंद्र कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। हियर द लर्न काउंसिल अपियरिंग फॉर द पार्टीज। पार्टीज जो है उसे कौन देख रहा है, काउंसिल अपियरिंग कर रही है, देख रही है कोर्ट केस को। दिस कोर्ट हैज ए नियर आइडेंटिकल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अलाउड द अपील ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन अ प्रोसीडिंग अराइजिंग फ्रॉम एन आर्बिट्रल अवार्ड। इस केस के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड देने के बाद अपील की गई थी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऑर्डिनरली वी वुड हैव अप्लाइड द सेड जजमेंट इन दिस केस to this case as well. However, we find that the impugned division bench judgment dated 10/4/2013 has dismissed the appeal filed by the Union of India in the ground of delay. इसमें बोल रखा है इस केस के अंदर जो जज थे उस जज की जजमेंट ये आई थी कि उस अपील को डिले होने के कारण पे या डिले होने के ग्राउंड पे उसको डिसमिस कर दिया गया था। The delay was found to be 142 days in filing the appeal and 103 days in refiling the appeal. 142 days हो गए थे, डिले जो हुआ था वो 142 डेज होने के बाद केस को फाइल मतलब अपील करा था उस अवार्ड को, और 103 डेज जो होता है उसको रीफाइलिंग करने में अपील में टाइम लग गया। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेड बाय द डिवीजन बेंच इज दैट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट कॉज made out in this ground of delay, since section 34 application has to be filed within a maximum period of 120 days including the grace period of 30 days, and appeal filed from the same proceeding under section 37 should be covered by the same date. इसमें बोल रखा है सेक्शन 34 के अंदर जैसे सेट असाइड का बताया था कि कोई भी अवार्ड आ जाए तो 90 दिन के अंदर अंदर उसे कोर्ट के अंदर अपील एप्लीकेशन डाल सकता है उस अवार्ड को खत्म करने के लिए, बट 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अगर ग्राउंड रीजनेबल हो। तो ऐसे ही सेक्शन 37 के अंदर भी अपील जो है वो 30 डेज मतलब 3 मंथ जैसे कि 90 डेज के अंदर अंदर कर देना, बट 30 डेज का एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल जाता है, तो टोटल 120 डेज हो गए। तो 120 डेज के अंदर अंदर अपील कर देना है उस अवार्ड के लिए। Given the fact that an appellant proceeding is a continuation of the original proceeding as has been held in a Lashmeshwar Prasad Shukla and other versus Keshwar Lal Chaudhary and others AIA 1941 Federal Court and repeatedly followed by our judgment, we feel that any delay beyond 120 days in the filing on appeal under section 37 from an application being either dismissed or allowed section under 34 of Arbitration and Conciliation Act 1996 should not be allowed, as it will defeat the overall statutory purpose of arbitration proceeding being decided with utmost dispatch.
In the view of the matter, since even the original appeal was filed with a delay period of 142 days, we not inclined to entertain these special leave petition as the fact of this particular case. इसमें बता रखा है कि जो लक्ष्मेश्वर प्रसाद शुक्ला का जो केस आया था, इसके अंदर भी यही जजमेंट दी गई थी कि 120 डेज का ही टाइम है कि आप 120 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा डिले हो जाए तो कोर्ट उस चीज को नहीं देखेगी, उसको डिसमिस कर देगी। तो इसकी लास्ट बात यही थी कि द स्पेशल लीव पिटिशनर स्टैंड डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज ऑफ। कोई भी अगर पेंडिंग अपील मतलब बहुत डिले कर दिया जा रहा है 120 डेज के बाद, तो उस अपील को कोर्ट नहीं सुनेगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आज के वीडियो में हमने आर्बिट्रेशन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे की वीडियो के अंदर हम कॉन्सिलेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करें, उसका आंसर मैं करूंगी। और अगर आपको लॉस से रिलेटेड कोई भी फर्दर वीडियोस या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और आप कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और फर्दर वीडियोस को बनाने की कोशिश करूंगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी होगी तो आपको लास्ट की वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए जो भी वीडियोस बना रही हूं मैंने सारी वीडियोस लाइन से अपलोड की, तो प्लीज आप उसे लाइन से देखें कंटिन्यू। थैंक यू।